नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए। दोस्तों, मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लोगी तो जीत होगी। दोस्तों, जो मैंने बोला उस पर आप ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए। दोस्तों, आपको लगातार मेहनत करते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। दोस्तों, पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में उत्तर विशाल का मैदान यानी सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में विधिवत पढ़ा और उसको समझा। उसी के क्रम में आगे हम बढ़ रहे हैं कि मेरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, जैसा कि एक थंबनेल है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब प्रायद्वीपीय पठार की बात आती है तो प्रायद्वीपीय पठार जो है यह अनियमित त्रिभुजाकार है, यानी अनियमित त्रिभुजा आकार का है। पहला दोस्तों हो गया। दूसरा हो गया कि दोस्तों कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह पठारों का पठार इसको कहते हैं, और यह भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व के पठारों में से एक पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, इसका कोई भी भाग जो है समुद्र में नहीं डूबा है, और विवर्तनिकी दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत शांत होता है, जिस पर भूकंप आने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अफ्रीका भारत से अलग होता है तो अरब सागर में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि पश्चिम घाट जो है वो आर्कियन काल से यानी आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। मित्रों, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम जानते हैं कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली और दिल्ली है। और अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात आती है तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत और दिल्ली, ये दो हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसके पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि उत्तर और पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये क्या है, शिलांग एवं कार्बी एंगलोंग की पठार है। ठीक है मित्रों, और पूर्व में चलेंगे तो राजमहल की पहाड़ियां। दोस्तों, ये हमने जो है मित्रों प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन, तो पहला आता है अरावली पर्वत। उसके बाद आता है, इसको दूसरा भाग बांटते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, जिसमें आता है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी। उसके आगे के क्रम में दोस्तों देखते हैं कि दक्कन का पठार। अब इसमें कौन कौन आता है, तो दक्कन का पठार आ जाएगा, तेलंगाना का पठार आ जाएगा और मैसूर का पठार आ जाएगा। मित्रों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी पठार में कौन कौन सा आता है, तो बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार और दंडकारण्य पठार। दोस्तों, ये 5 पठार पूर्वी पठार में आते हैं, और उसके बाद जो आते हैं 2, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको लिखिए, इसको लिख लेंगे तो आप लोग समझने में सहूलियत होगी। दोस्तों, अब इसको हम लोग बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा और उसके बारे में उसके भागों को समझा, अब उसी के
आगे के क्रम में इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अरावली पर्वत जो है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी जो इसकी अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं कि जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि अरावली पर्वत से आपकी लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी की दो सहायक नदी हैं, कौन कौन सी है? तो एक जो है आपकी सुकरी नदी और एक जवाई नदी, ये दोनों ही जो है इसकी सहायक नदी हैं। अब जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी देखा कि जलवायु विभाजक, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम और आपके पूर्वी भाग का जो जल विभाजक का भी कार्य करता है अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में आपको बता दें कि अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर है उसको वो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। उसी पर जो है आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। और एक अन्य जो है सर्वोच्च शिखर है वो कुंभलगढ़ है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वह खनिज संसाधनों से बहुत अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें आपको सीसा, जास्ता, तेंबा, तांबा आदि वगैरह बहुत से संसाधन वहां पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा। और एक चीज छूट रहा है दोस्तों कि इसका जो विस्तार है वो दिल्ली से अहमदाबाद तक है, 1100 किलोमीटर इसका विस्तार है। और यह एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी कर लीजिए दिमाग में। उसके बाद दूसरा आता है कि मालवा का पठार। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मालवा का पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है और मध्य प्रदेश तो है ही। अब मालवा के पठार को हम लोग देखते हैं कि इसकी ऊंचाई 800 मीटर है और ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है लावा से निर्मित काली मिट्टी है। ठीक है, यानी काली मिट्टी वहां पाई जाती है। तो दोस्तों ये दिमाग में आपको रख लेना है कि मालवा में जो है आपको काली मिट्टी पाई जाती है। अब आगे आते हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों जैसा कि हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत डीप में ना जाकर हल्का हल्का वही चीज पढ़ लेंगे जो बराबर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों एक समय था कि बुंदेलखंड में पानी की मारामारी होती थी। खैर अब धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है काफी वहाँ सुधार हो गया है, पानी की किल्लत कम हो रही है। और वहाँ पर जो एक नदी बहती है चंबल नदी, तो चंबल नदी जो है वहाँ महाखड्डों का निर्माण करती है, इसलिए वहाँ की भूमि उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ की भूमि कैसी है, इसको हम लोग बैड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात में इसको जोबट हिल और बिहार में इसको कैमूर हिल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है अधात्विक खनिज संसाधन पाए जाते हैं जो भवन निर्माण के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं सतपुड़ा श्रेणी। अब इसका विस्तार कहाँ से है, तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और नागपुर है। दोस्तों यह सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। दोस्तों बराबर एक प्रश्न पूछता है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम को लगाने के लिए, तो मित्रों आपको ध्यान दे देना है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी। दोस्तों पूछता है कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे धूपगढ़। और जब मैकाल की बात आएगी तो अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं कि दक्कन का पठार।
मित्रों अब देखते हैं हम लोग कि दक्कन का पठार। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दक्कन का पठार भी लावा से निर्मित है और जो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों दक्कन के पठार का ये विस्तार है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तेलंगाना के बारे में हम थोड़ा सा वो जानते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि तेलंगाना जो है कब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है। दोस्तों जो उसका उत्तरी हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है वो मैदान के रूप में। दोस्तों वहाँ जो है तालाबों के लिए बहुत ही वो अच्छा जगह है, इसलिए आप देखेंगे कि तेलंगाना में बहुत अधिक मात्रा में तालाब भी पाए जाते हैं। मित्रों अब हम लोग चलते हैं मैसूर का पठार। अब जैसा कि बेंगलोर से मैसूर तक का जो भाग होता है वो मध्य भाग वो लावा से, और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको बाबा बुदन की पहाड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक में आपको लौह अयस्क के लिए बहुत अत्यधिक रूप में लौह अयस्क पाया जाता है, यानी वो बहुत आगे है। और देखिए लिखा है ना लौह अयस्क सबसे अधिक जो है वहीं पर पाया जाता है। अब आगे आते हैं हम लोग कि देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है वो छोटा नागपुर पठार। इसको आप लोगों को थोड़ा ठीक से पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों जैसा कि हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में करेंगे तो ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और इसकी जो भूमि है भूमि है, ठीक है। और इस पे जो नदियां हैं दामोदर नदी है, आपकी ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये तमाम नदियां जो पाई जाती हैं। और छोटा नागपुर की जो सबसे ऊंची है वो पारसनाथ हिल है। अब आते हैं कि मेघालय का पठार। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर का ही विस्तार है, ठीक है। छोटा नागपुर का ही पूर्वी विस्तार है। इसको हम लोग शिलांग रेंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको हम लोग राजमहल गारो गैप या अथवा मालदा गैप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि धारवाड़ संरचना से ये निर्मित भी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आज भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाया, आप लोग को निसंदेह समझ में आया होगा और इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ दोस्तों इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। नमस्कार दोस्तों।